कोई बात। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बड़े तजुर्बाकार शेख बशीर। बशीर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं स्टेप डाउन करूंगा एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, और आज चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पीछे क्या है? कोई उथल पुथल चल रही है पार्टी में? नहीं, उथल पुथल नहीं है। आपको शायद ये उथल पुथल नहीं लगती है। मसला यह है कि पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, और आपको शायद याद होगा कि पिछले 2-3 महीने पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बन के आ गए थे, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनने के बाद प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, आपको याद होगा देवेंद्र राणा जब चले गए तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का भी हमने चुनाव किया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है वो बनाना है। तो वो फारूक साहब कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उसका प्रोसेस चल रहा था और उसको बनाना था। वो उन्होंने फैसला किया कि भाई, परसों मीटिंग में कहा कि भाई ठीक है, मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, लेकिन ये पार्टी ने फैसला करना है डेमोक्रेटिकली कि कैसे वो करेंगे। वो फारूक साहब ने एक मीटिंग में कहा कि भाई मेरी सेहत अब इजाज़त नहीं देती है, लेकिन फैसला तो पार्टी के जो सीनियर साथी हैं उन्होंने करना है कि भाई उसको कैसे आगे चलाना है। तो इसलिए वो कल जो बात हुई थी मीटिंग में, तो उसके अंदर डिस्कशन तो हो ही रहा है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी है, उथल पुथल कोई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उथल पुथल इस चीज के ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन बशीर साहब, कल तनवीर सादिक जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेप डाउन कर रहे हैं, और आज उनको क्यों ट्वीट करना पड़ता है कि डॉक्टर अब्दुल्ला कंटिन्यू करेंगे? कुछ तो बात तो मीटिंग में फारूक साहब ने देखा ना, बात यह है कि मीटिंग देखिए विनोद जी, बात यह है कि पार्टी मीटिंग में जब कोई बात हो गई तो वो फारूक साहब की बात हो गई, कुदरती बात है। उसके बाद उन्होंने किस अंदाज में बात की तो तनवीर सादिक ने उसके ऊपर किया। और आज जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि डेमोक्रेटिकली अगर फारूक साहब चूंकि अभी ठीक ठाक हैं, तो उन्होंने कहा कि फारूक साहब कंटिन्यू करेंगे। बशीर साहब, आप बड़ा ना डेमोक्रेटिक वे पर या डेमोक्रेसी पर, इंटरनल डेमोक्रेसी पर आप बड़ा जोर और स्ट्रेस देते हैं, लेकिन आप देखिए ना, शेख अब्दुल्ला, स्वर्गीय अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, क्या और भी कोई स्टाफ नहीं है जो पार्टी की कमान? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं है। सवाल उठते हैं आप, ऐसा नहीं है। इंटरनल, मैं आपको बताता हूं, इंटरनल डेमोक्रेसी का जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ दो चीजें हैं। हमारे यहाँ जब डेलीगेट बनते हैं, मेंबरशिप तकसीम होती है, डेलीगेट बनते हैं, डेलीगेट चुनाव करते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट का ब्लॉक प्रेसिडेंट चुनाव करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मिलके जो है वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का बनाते हैं। उसके साथ बन के फिर स्टेट का प्रेसिडेंट बनता है। अब स्टेट तो नहीं है, यूटी है, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि फारूक साहब का जो लीडरशिप है ना हमारी, हम लकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फारूक साहब जैसी लीडरशिप मिली है, और वो फारूक साहब चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि और कोई नहीं है, लेकिन फारूक साहब जब तक हैं तो वो हमें लगता है कि हमें खुशी है कि हम उसकी रहनुमाई में काम करते हैं। फारूक साहब के बाद उमर साहब आ जाएंगे, रहेगा तो परिवारवाद ही ना? नहीं, ये परिवारवाद की बात नहीं है, ये कैपेसिटी की बात है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हमारे साथ सीनियर साथी बड़े अच्छे हैं, लेकिन लीडरशिप कैपेसिटी जो होती है, उमर साहब ने भी, जब आपको याद होगा, उमर साहब ने भी अपना मनवाया जब वो सेंटर में मिनिस्टर रहे। उमर साहब प्रेसिडेंट भी रहे 2008 तक तो वो प्रेसिडेंट रहे। पार्टी ने चुना उनको, बहुत बड़े इजलास में उमर साहब को चुना था, वो डेमोक्रेटिकली चुना था। चॉइसेस दी जाती हैं कि भाई आप अगर आए, कोई फार्म भरे तो उसके बाद चलना है, ऐसी कोई बात नहीं। उमर साहब की कमान में शायद पार्टी अच्छा नहीं बेहतर कर पाई, इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कमान अपने हाथों में ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त उमर साहब जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो फिर लगता था कि वो शायद दो चीजें शायद अच्छा नहीं लगेगा चलाना, इसलिए फारूक साहब जब चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया, उस वक्त कोलिशन में चीफ मिनिस्टर बने थे फारूक साहब, आपको याद होगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन हुई थी। और उसके बाद
फारूक साहब ने कमांड पार्टी की संभाली थी और उसके बाद आगे चल रहे हैं। बशीर ऐसा साहब, कुछ नहीं है। आपके बड़े करीबी ताल्लुकात है, आप जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर जी फारूक जी अब्दुल्ला बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। क्या जी जी वजह हो सकती है कि जब पार्टी कैडर्स की मीटिंग ली जा रही, सेगमेंट इंचार्ज की मीटिंग ली जा रही थी, तो वो भावुक हो उठे, आंखों से आंसू आ गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं स्टेप डाउन करूंगा। क्या पार्टी के अंदर कुछ है? देखिए, डेमोक्रेसी में देखिए अब ऐसा है कि फारूक साहब ने मीटिंग ली, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे, और हालात को देखते हुए कुछ साथी समझते नहीं है कि किस सिस्टम से जा रहे हैं, तो उसमें फारूक साहब शायद वो थोड़े से जज्बाती हो गए और जज्बाती होके कहा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको शायद याद होगा कि 2015 में जब चुनाव हुआ था तो फारूक साहब को दोबारा बनाया था। उस वक्त भी बहुत बड़ा इजलास हुआ था कश्मीर में, हम गए थे अक्टूबर के महीने में, और वहाँ हुआ था। तो पार्टी के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है कि फारूक साहब की लीडरशिप के ऊपर किसी को एतराज़ है या उमर साहब की लीडरशिप को एतराज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लकीली हमारे पास नौजवान उमर साहब हैं, वो लीड कर सकते हैं, और फारूक साहब की मौजूदगी में हम खुश हैं कि फारूक साहब की जो लीडरशिप है वो हमें चला रही है। बशीर साहब, और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ हैं, साथी हैं, लेकिन उनके मुकाबले का कोई ऐसा नहीं है। बशीर साहब, कुछ रोज पहले मीटिंग हुई जी और जिसमें उमर अब्दुल्ला ने ये डिसीजन लिया कि हम पीएजीडी के साथ नहीं, सारे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और सेगमेंट जी इंचार्ज जी 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 और उसके बाद देर शाम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जब इलेक्शन आएंगे तब डिसाइड किया जाएगा कि पीएजीडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है या बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर, इसमें ऐसा हुआ, इख्तलाफ लगता ऐसा है मुझे हुआ। बशीर साहब, जी जी इसमें मुझे जी जी लगता है में इख्तलाफ बाहर निकल के आया कि कहीं ना कहीं डॉक्टर अब्दुल्ला और फारूक साहब के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए गए, और जिसमें फारूक साहब ने बाद में कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने का मतलब नहीं है कि यही कैंडिडेट होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज इसलिए बनाया गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी जब किसी की जिम्मेदारी लगती है कि भाई आप इसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ब्लॉक, ये जो नई कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हैं, यहाँ एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो गया है। कॉन्स्टिट्यूंसी ओवरलैप कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी 1996 के इलेक्शन में एक डिलिमिटेशन के तहत चल रही थी, तो अब चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो कहीं की कहीं पहुंच गई हैं, उसके अंदर ज़रूरत महसूस होगी कि एक बंदा इंचार्ज वहां बनाया जाए जो उसको लुक आफ्टर करे। तो उस सिलसिले में उन्होंने बनाया, और फारूक साहब ने बाद में कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हम बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंडेट का जो फैसला है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा एक फैसला करता है। उसमें प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर और 4 सीनियर साथी होते हैं, वो बैठते हैं, वो फैसला करते हैं कि हमारा कौन सा कैंडिडेट कहाँ होगा। तो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने का मतलब जब था, जब ये फैसला हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाएंगे और किस वक्त बनाएंगे, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो कहीं कहीं ओवरलैप हो रही हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी टूट के दूसरी साइड आ गई है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी साइड आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कि एक सीनियर साथी वहां बैठे, वो देखे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे हम आगे लेके चलेंगे, उसी हद तक था। उससे बढ़ के कोई और बात नहीं थी, ना ही कोई कंफ्यूजन था, ना ही कोई पार्टी के अंदर इसमें कोई ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ऐसी बात थी। हाँ, सिर्फ ये बात थी कि जब कॉन्स्टिट्यूंसीज अनाउंस हो गई तो बहुत सारे साथियों को लगा कि अच्छा जी ये कैंडिडेट होगा, तो उसमें फारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ मैकेनिज्म ये बनाया है कि एक सीनियर साथी वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नई जो हदबंदी हुई है उसके हिसाब से उसको लुक आफ्टर करे और अपने साथियों को साथ लेके चले, जो डायरेक्ट उन लोगों के साथ, जो वोटर्स के साथ भी राब्ता कायम करेगा। सिर्फ ये मतलब था। सिर्फ इलेक्शन की डेट भी आपने अनाउंस कर दी, उसका क्या बनेगा? जी 5 वो डेट एग्जिस्ट करती है? नहीं, अभी नहीं डेट वो मुझे नहीं मालूम है। तनवीर सादक साहब जो वहाँ है उसने किस, वो 5 दिसंबर को हम फंक्शन करते हैं। 5 दिसंबर को हम फंक्शन करते हैं, वो शेख साहब का जन्मदिन मनाते हैं। अब तनवीर सादक का मुझे नहीं मालूम है उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती, जब तक वो हमारा कोई इलेक्शन शेड्यूल इशू ना हो,
तो वो क्योंकि अगर इलेक्शन शेड्यूल वो इशू करते हैं तो फिर जो फॉर्म भरता है वो करेगा, इलेक्शन शेड्यूल तो नहीं ना है। तो जिस वक्त वो मीडिया के साथ, अभी क्या होता है कि कुछ चीजें जो पार्टी के अंदर होती हैं वो सामने, क्योंकि वो स्पोक्समैन है, उसने कल जो प्रेस का वो दी है, मुझे नहीं मालूम उसने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही है, मगर मैंने भी जब सुबह पढ़ा तो ये बात की कि उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप चूंकि पार्टी मीटिंग में कोई बात होती है, फारूक साहब ने कहा उनको कि भाई आप चूंकि मैं बुजुर्ग, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन सारे सीनियर साथी कहते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं है, अभी तो आप चल सकते हैं। बशीर साहब आखिरी सवाल आपसे, और वाइस प्रेसिडेंट तो उमर साहब हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या वाकई में फारूक साहब अदरवाइज भी जम्मू आ रहे हैं आज? जी 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 जी। आखिरी सवाल आपसे, क्या वाकई में पार्टी यूनाइट है, किसी तरह के अंदर डिफरेंसेस तो नहीं? जी जी सर, क्या क्या क्या, मैं सवाल नहीं सुना। बशीर साहब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि पार्टी यूनाइट है, कहीं डिफरेंसेस तो नहीं है आपस में? 101% किसी भी जगह कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, डेमोक्रेटिकली हमारे कुछ साथी जो हैं वो जो उनकी सजेशंस होती हैं कहीं डिफर कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन कोई ऐसा तनाव या कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल यूनाइटेड है, 101% यूनाइटेड है। फारूक साहब की लीडरशिप के ऊपर, उमर साहब की लीडरशिप के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।